देखिए आज का आपका टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। देखो जर्नल क्या है? जर्नल ऐसी बुक है अकाउंटिंग की जहां आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती है किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट जो हम पीछे भी कर चुके हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट लाइक आपके बिल हो गए, वाउचर हो गए, वो सब आपके सोर्स डॉक्यूमेंट है। वहां से जब आप फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो तो उनको बोलते हैं, आपकी जिस बुक में रिकॉर्ड होगा वो होती है आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बेसिक जो स्टार्टिंग बुक है वो आपकी जर्नल होती है, जहां पे ट्रांजेक्शन्स आपकी रिकॉर्ड की जाती है डे टू डे ऑर्डर में। और किस प्रिंसिपल पे? डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल। यानी एक ऐसी फर्म जहां पे आपका बिजनेस जो है बहुत बड़ा नहीं है, वहां पे आप हर एक ट्रांजेक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, जहां पे डेली की ट्रांजेक्शन्स जो है हजारों में होती है, वहां जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से वहां पे क्या करते हैं, आप जर्नल को डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल्स में, या उनको बोलते हैं स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है। उनमें कौन कौन सी आएगी? जैसे कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए हो जाएगी आपकी कैश बुक, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए परचेज बुक। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है परचेज बुक में, क्योंकि कैश में अगर आपने कोई परचेज की है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। परचेज बुक में सिर्फ आपकी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होंगी। सेम वे सेल्स बुक में आपकी क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड होंगी। परचेज रिटर्न बुक में जितना आपने रिटर्न किया है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। सेल्स रिटर्न बुक में आपकी सेल्स जितनी आपके पास वापस आई है, सेल्स से रिलेटेड मटेरियल, वो सब थिंग्स रिकॉर्ड होंगी। बिल रिसीवेबल बुक, जितने डेटर्स को आपने बिल बना करके दिया है, यानी जितने डेटर्स ने उस बिल पे साइन करके दिया है, उनसे जितना अमाउंट रिसीव होना है वो आपकी बीआर बुक में जाएगा। और सेम वे बिल्स पेबल, जितने बिल्स आपने साइन करके दिए हैं सो दैट कि आप एक पर्टिकुलर डेट पे उन बिल की पेमेंट कर सको, वो आपकी बिल्स पेबल बुक में। देन 8th पे लिखा हुआ है जर्नल प्रॉपर। अब देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जर्नल और जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। देखो जर्नल में हर तरीके की बुक आती है, यानी हर तरीके की ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगी उसमें। कैश से रिलेटेड भी होंगी, परचेज से रिलेटेड भी होंगी, सेल्स से रिलेटेड भी, हर तरीके की। जर्नल प्रॉपर कब बनेगा? जब आपका जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग बुक्स मेंटेन कर रहे हो। मीन्स कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न से, तो क्या है जो बची हुई ट्रांजेक्शन्स होंगी ना, उनके लिए आपका जर्नल प्रॉपर बनेगा। अब कहोगे मैडम बची हुई ट्रांजेक्शन्स का मतलब? तो बची हुई ट्रांजेक्शन का मतलब जैसे आपने कोई वेज पेमेंट करी है, सैलरी पेमेंट की है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो वो सब ट्रांजेक्शन्स आपकी कैश बुक, परचेज बुक या कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होती है। तो वो बची हुई ट्रांजेक्शन्स फिर जाएंगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। यानी ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपकी अबो 7 सब्सिडरी बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई, वो आपकी जर्नल प्रॉपर में इंक्लूड होंगी। ठीक है, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। इन बुक्स को आप कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है आपकी फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्ड की जाती है, इसीलिए इन बुक्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका किससे रिलेटेड है? ये चैप्टर आपका सिर्फ जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड है। यहाँ हम जर्नल क्या होता है, उसमें एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी वो पढ़ेंगे। देखो जर्नल क्या है, एक ऐसी बुक है ओरिजिनल एंट्री की जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है वो
सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है उसी डेट पे जिस टाइम पे आप मतलब कोई भी परचेज या कोई भी सेल करते हो। डेफिनेशन जो दे रखी है प्रोफेसर कार्टर कहते हैं द जर्नल एज ओरिजिनली यूज्ड इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सबसे पहले एंट्री की जाती है इन विच द ट्रांजेक्शंस आर कॉपीड। उसके अंदर क्या होता है, आप ट्रांजेक्शन को एक तरीके से कॉपी करते हो इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम ए मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। कहाँ से, आपके पास मतलब जहां भी आपने पहले रिकॉर्ड की हुई है वहां से आप जर्नल में उस ट्रांजेक्शन को कॉपी करते हो। और जो एंट्रीज है उनको आप डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई करते हो। डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई क्यों करते हो, ताकि आप इजीली लेजर में पोस्ट कर सको। देखो हम कहते हैं कि जो जर्नल है या हम कहते हैं अकाउंटिंग जो है आपका डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, हर ट्रांजेक्शन में क्या होगा, यानी हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी। तो जर्नल में भी जब भी आप बुक्स में जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन, तो वो ट्रांजेक्शन डेबिट में भी जाएगी और क्रेडिट में भी जाएगी। जो जर्नल है वो आपको डेट वाइज रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देता है सारी ट्रांजेक्शन्स का, जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स होंगी कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट हुआ है। जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले जो ट्रांजेक्शन है वो आपकी वेस्ट बुक, रफ बुक या उसको मेमोरेंडम बुक भी बोल देते हैं, उसमें रिकॉर्ड की जाती है। पुराने टाइम में ये मेमोरेंडम बुक्स रिकॉर्ड की जाती थी, लेकिन वो वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक जो है वो जरूरी नहीं है रिकॉर्ड करना। क्यों, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो इनको रिकॉर्ड करे। वो सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि आपका की हेल्प हो सके। जैसे क्या होता है कई बार हमें कोई मैथ्स की प्रॉब्लम ढूंढनी है और हमारी फेयर नोटबुक में नहीं मिल रही, हम क्या करेंगे, सॉल्व तो की थी, चलो रफ नोटबुक एक बार चेक करते हैं, हो सकता है वहां मिल जाए। तो जो वेस्ट बुक है वो आपकी एक तरीके से हेल्पिंग बुक होती है जो आपकी हेल्प करती है। ठीक है, फिर कहते हैं कि जर्नल के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जर्नल एक ऐसी बुक है जहाँ पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, जब वो मतलब उस डेट पे एक तरीके से जिस टाइम पे वो ट्रांजेक्शन हुई है उसी टाइम पे वो ट्रांजेक्शन आप बुक में रिकॉर्ड करते हो। दूसरा प्राइमरी एंट्री बुक है, यानी ओरिजिनल एंट्री बुक है। सारी की सारी ट्रांजेक्शन पहले जर्नल में जाएंगी, जर्नल से फिर आगे कहीं भी ट्रांसफर होती है। देन कहते हैं जर्नल क्या है, डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, यानी हर दिन की ट्रांजेक्शन आपकी जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होंगी। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, डेट वाइज ऑर्डर में वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती है। देन कहते हैं कि ये हर ट्रांजेक्शन की आइडेंटिटी को मेंटेन करता है और एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड कर देता है एक सिंगल एंट्री के अंदर। देन कहते हैं एक जर्नल जो है वो क्या करता है, बोथ डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट भी लेके चलेगा वो और क्रेडिट भी लेके चलेगा। तो जर्नल में एक चीज और भी होती है, आप नीचे एक लाइन देते हो जो होती है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन का मतलब क्या है, वो आपको बता देगा, यानी उस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये ट्रांजेक्शन क्या है। और फिर कहते हैं कि एक सिंगल जर्नल एंट्री जो है वो मतलब एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स को भी एक मतलब रिकॉर्ड कर सकती है दो अकाउंट में। ऐसी एंट्री को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। मान लो आपने वेजेज की पेमेंट भी करी है, आपने सैलरी की पेमेंट भी करी है, आपने रेंट की पेमेंट भी करी है, तो आपकी तरफ से इन तीन अकाउंट के बदले में एक ही अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश। भाई आपके पास से कैश जाएगा, और तीन कि भाई वेज भी पेमेंट हो गई, सैलरी भी हो गई और रेंट भी हो गया। तो उस सिचुएशन में वो एक सिंगल एंट्री उन सारी ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड कर सकती है। ऐसी एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। देन ये कहता है कि फंक्शन क्या है जर्नल के। देखो मैं पहले भी कहती हूँ एडवांटेज फंक्शन ऑलमोस्ट सेम थिंग होती है। तो जर्नल के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट वही, टू कीप ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स, कि आप डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन कर सको। देन हर ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर सको डेबिट और क्रेडिट के अंदर, यानी आप उसके डेबिट एस्पेक्ट को भी देख सको, आप उसके क्रेडिट एस्पेक्ट को भी देख सको। देन कहते हैं एक बेस बना देता है। देखो जब हम लेजर के अंदर समराइज करते हैं तो वो लेजर के अंदर जब पोस्टिंग करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है, तो उस टाइम पे आप जर्नल से ही वो एंट्रीज उठाते हो। वो आपका बेस है लेजर का जर्नल। देन कहते हैं कि ये एनालाइज करना कि हर ट्रांजेक्शन में मतलब भाई कौन किस पर्सन की क्या आइडेंटिटी है, वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होनी है, परमानेंट बेस पे वो आपको जर्नल से ही पता चलता है। फिर कहते हैं एडवांटेज क्या है। देखो जनरली जर्नल बनाना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली लेजर में भी डाल सकते हो। लेकिन जर्नल क्यों बनाते हो? क्योंकि जर्नल में उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन हुई है उसी टाइम पे आप रिकॉर्ड कर देते हो। तो जो ओमिशन की पॉसिबिलिटी है भाई कि आप लेजर में पोस्टिंग करते टाइम ना भूल जाओ, वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा, क्योंकि डेट वाइज आपके पास ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है जर्नल के अंदर, तो आप इजीली उन ट्रांजेक्शन्स को ढूंढ सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर डेट की ट्रांजेक्शन कहाँ मिलेगी। ठीक है। देन वो कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट की वजह से आप इजीली जर्नल में पोस्टिंग कर सकते हो। फिर कहते हैं हर एंट्री जो है जर्नल की उसमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। तो लेजर के अंदर आप बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ही पोस्टिंग कर सकते हो। देन कहते हैं जर्नल फैसिलिटेट क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट, यानी अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो आप ये पता कर सकते हो कि आप कौन सी ट्रांजेक्शन लेजर में पोस्ट करना भूले हो जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। देन कहते हैं क्योंकि जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन है वो एक ही जगह पे रिकॉर्ड की जाती है, तो हर ट्रांजेक्शन की आइडेंटिटी मेंटेन की जाती है एक परमानेंट बेस पे। आपको पता है कि ये यहाँ पे रिकॉर्ड मिलेगी। देन कहते हैं एक बार ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो गई तो जो पोस्टिंग है वो इजीली आप जब मर्जी जब आप लेजर में पोस्टिंग कर सकते हो। फिर कहते हैं कि लिमिटेशन क्या है जर्नल की। देखो हर चीज के फायदे है तो नुकसान भी है। पहला क्या है कि जब आपकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है ना, तब आप जर्नल के अंदर उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? करना, रिकॉर्ड करना मुश्किल नहीं है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है बल्कि और वॉल्यूमिनस हो जाएगा, यानी एक ही जगह पे एक एक दिन की इतनी इतनी ट्रांजेक्शन्स, फिर आप जो ट्रांजेक्शन ढूंढना चाहते हो वो नहीं मिल पाती। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम, जब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है तो एक जर्नल की बजाय आप अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हो। और दूसरा कहते हैं बहुत सी ट्रांजेक्शन्स रिपीटेटिव नेचर की होती है, और अगर आप ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते हो तो उसमें क्या है, फिर वो डेबिट और क्रेडिट सेम अकाउंट होगा, बार बार होगा, तो उसमें रिपीटेटिव पोस्टिंग लेबर लगती है, यानी सिर्फ वही वाली चीज है कि आज ये ही काम दोबारा से करना है। देन कहते हैं जब आपको कैश बैलेंस एवरीडे मेंटेन करना होता है तो आपको अलग से कैश बुक बनानी ही बनानी पड़ती है। तो कैश बुक जब आप बनाते हो तो कैश ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती।
देन कहते हैं जर्नल आपको क्विक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बल्कि इंफॉर्मेशन है, तो बहुत फटाफट से आप इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं सकते। अब कहते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है। देखो, जर्नल का जो फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है। आपकी जर्नल के अंदर क्या है, आपके 5 कॉलम बनते हैं। ठीक है, 5 कॉलम कैसे बनते हैं? सबसे पहला कॉलम होता है आपका डेट। विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ जी, यस मैम। विजिबल है ना जो मैं लिख रही हूँ? देखो, Yes, सबसे पहला ma'am. कॉलम डेट का। Yes, ma'am. देन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है उससे रिलेटेड जो भी आपको डेबिट या क्रेडिट करनी है, वो थिंग्स यहाँ लिखी जाएंगी। देन थर्ड कॉलम आपका होता है, उस पे लिखा होता है L.F। इसको हम बोलते हैं लेजर वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेबिट। जनरली मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, डेबिट को अमाउंट और उसके बाद डेबिट। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है DR। ठीक है, एंड लास्ट कॉलम होता है आपका क्रेडिट का अमाउंट CR। ठीक है, ये 5 कॉलम होते हैं आपके। अब ये 5 कॉलम आपके क्या क्या दिखाते हैं? देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले डेट है। फर्स्ट कॉलम जो है वो डेट का है। उसमें जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट मेंशन की जाती है। ईयर मान लो आप 1 अप्रैल से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 2023 अप्रैल, ये चीजें आप एक ही बार लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो डेट है वो लिखी जाती है। ठीक है, मान लो आप मई के मंथ में आओगे, तो फिर से उस टाइम पे आपको एक बारी मंथ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस आपको मेंटेन करना होता है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या आता है? हर ट्रांजेक्शन जो है 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। एक अकाउंट जो डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट जो क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले जिस अकाउंट को आप डेबिट करते हो वो लिखा जाता है और उसके आगे डेबिट वर्ड लिखा जाएगा। सेकेंड लाइन में आप देखो, डेबिट और क्रेडिट के लिए आपको कैसे पता चलेगा? मान लो 1 अप्रैल को आपने कोई ट्रांजेक्शन की, मैंने ट्रांजेक्शन की स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख। ठीक है, मैंने ये ट्रांजेक्शन की, तो हाँ जी, आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. बीच बीच में जा रही है लेकिन, है ना? Yes, ma'am. एक ये मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. देखो, मैंने यस। एंट्री ली कि किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस में पैसा लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है,
नीचे क्या आएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। यस मैम। देन इधर डेबिट वाली जो थिंग है, वो वाला अमाउंट इधर डेबिट के कॉलम में आ गया 5 लाख, और क्रेडिट वाला जो अमाउंट है वो नीचे वाले कॉलम में आएगा 2 वाले के सामने। ठीक है, समझ आई ये चीज? यस मैम। ये यस डेबिट मैम। और 2 लगाना बहुत जरूरी है। जनरली होता क्या है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेबिट और 2 तो फ्री का है, छोड़ देते हैं वो, तो लिखते हैं कैश टू कैपिटल, कि पता तो चल ही जाएगा डेबिट के कॉलम में कैश है और क्रेडिट के कॉलम में हमने अमाउंट लिख दिया, तो पता तो चल ही जाएगा कौन सा 2 है और कौन सा डेबिट वाला है। लेकिन ये डेबिट और 2 आप लिखते हो, आपका ये बेसिक रूल है। ठीक है, देन कहते हैं नरेशन। नरेशन क्या है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है ट्रांजेक्शन्स की, साथ में आपकी नेसेसरी डिटेल्स दी होती है। भाई जैसे मान लो इसमें इसी ट्रांजेक्शन को अगर मैं कहूँ तो इसकी नरेशन क्या दी जाएगी, इसकी नरेशन जाएगी, ब्रैकेट के अंदर जाती है हमेशा नरेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। ठीक है, इससे आपकी वो समझ आ जाती है कि क्या आपकी ट्रांजेक्शन है, किस तरीके से आप वो बिजनेस कर रहे हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम हमारी मैम ने ये बोला कि है ना, फॉर और बीइंग लिखना जरूरी होता है नरेशन में। क्या फॉर और बीइंग लिखना जरूरी होता है, फॉर या फिर बीइंग। अच्छा, ऐसा तो कोई रूल तो नहीं होता, बाकी अगर बोला है तो बीइंग बिजनेस, क्योंकि वो अलग, अब जैसे हमने तो पूरा एक्सप्लेनेशन दे ही दिया स्टार्टेड बिजनेस। जनरली क्या होता है ना, वो इसलिए कहती है मैडम कि बीइंग या फॉर जब आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हो ना, तो वहां पे फॉर या बीइंग होता है, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि फॉर या बीइंग लिखना ही लिखना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, जैसे अब हमने सिंपल लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस, तो उसमें आपकी नरेशन कंप्लीट हो जाती है कि हमने भी बिजनेस के लिए ये नरेशन दी है। ठीक है, फिर कहते हैं कि लेजर फोलियो। लेजर ओके मैम। फोलियो क्या है, आप जो एंट्रीज करते हो वो बाद में लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करनी, तो वो पर्टिकुलर एंट्री आपके लेजर अकाउंट में किस नंबर पे रिकॉर्ड होगी, वो आपकी लेजर फोलियो कॉलम में होता है। जैसे मान लो जनरली क्या होता है, जब आप लेजर बनाते हो तो मान लो कैश का अकाउंट आपने 1 नंबर पेज पे डाल रखा है, कैपिटल का 2 नंबर पे, मशीनरी का 4 नंबर पे, तो फिर आपकी कैश अकाउंट से रिलेटेड एंट्री है वो 1 नंबर में चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है वो 2 नंबर में चली जाएगी। इस तरीके से आप लेजर फोलियो में को यूज करते हो। जैसे मान लो आपने मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड कोई पोस्टिंग की और आपने लेजर में मशीनरी अकाउंट डाल रखा है 40 नंबर पेज पे, तो आप मशीनरी अकाउंट के सामने क्या लिखोगे, LF कॉलम में 40 नंबर। अब बनाते क्यों लेजर फोलियो कॉलम, ताकि जो ये पता चल सके कि आप जो जर्नल एंट्री बना रहे हो, जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या वो लेजर में एक्चुअल में कहीं पोस्ट हुई भी है या नहीं हुई है। दूसरा कहते हैं जो पेज नंबर है वो इंडिकेट कर देता है कि आपने एक्चुअल में पोस्टिंग कर दी है, तो आपकी भाई जो क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है। तीसरा, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो आप उस पर्टिकुलर पेज नंबर की हेल्प से सारे लेजर कॉलम्स को चेक करने की बजाय उस पर्टिकुलर कॉलम को चेक कर सकते। फोर्थ कॉलम आपका अमाउंट डेबिट, उसमें वही वाली चीज है, जो अकाउंट डेबिट होना है वो लिखा जाएगा,
जितने अमाउंट से, अमाउंट क्रेडिट में जितना अमाउंट क्रेडिट होना है वो लिखा जाए। ठीक है, अब देखो बेसिक Yes, रूल्स ma'am. या स्टेप्स जो कह रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं कि जब आप एक जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हो तो ये जरूरी है कि आप वो चेक करो कि कौन से दो अकाउंट को वो जर्नल एंट्री अफेक्ट करेगी, क्योंकि उसी के बेस पे तो आप पता लगाओगे ना कि कौन सा वाला रूल इम्प्लाई होना है और कौन सा रूल अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, देन कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है, राम डेबिट श्याम डेबिट लिख सकते। ठीक है, फिर कहते हैं हर जर्नल एंट्री में एक लाइन ड्रॉ की जाती है पर्टिकुलर कॉलम में, ताकि आप हर एंट्री को दूसरी एंट्री से प्रोसीड कर सको। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज की है, मैं लिख तो ऐसे भी सकती थी, मैंने टेबल फॉर्मेट क्यों उठाया है, ताकि मेरी फर्स्ट एंट्री के बाद जब मैं नेक्स्ट एंट्री करूं तो मेरी वो नेक्स्ट एंट्री पहले वाली एंट्री से सेपरेट हो जाए। देखो ये लाइन आ गई ना, तो वो क्या कहते हैं कि ताकि आपकी हर एंट्री दूसरी एंट्री से सेपरेट हो सके। और फिर कहते हैं एट द एंड ऑफ ईच पेज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर टोटल्ड अप जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। जैसे ही मान लो आपकी नोटबुक का एक पेज कंप्लीट होता है तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल आपको करना होता है उसी पेज पे, और वो टोटल आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपके इक्वल इक्वल हो रहे हैं, और उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए आप वर्ड यूज करते हो कैरी फॉरवर्ड CF, ब्रॉड फॉरवर्ड BF, B/F। ठीक है, अब कहते हैं रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। सबसे पहले हमने यही चीज डिस्कस की थी, जर्नल के रूल्स क्या है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, वही डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द Credit giver. वो रूल आपका इम्प्लीमेंट होगा। देन पर्सनल अकाउंट के बाद नेक्स्ट आपका, मान लो गोपाल को आपने कोई पैसे दिए है तो गोपाल रिसीवर है, तो गोपाल को डेबिट कर दो, और आपकी तरफ से कैश जा रहा है, कैश का वो क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट। अगर गोविंद से आप कैश रिसीव कर रहे हो तो गोविंद क्या है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर रूल इम्प्लाई हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद। रियल अकाउंट में कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, Gains. अब बात Yes, ma'am. आती है गुड्स क्या है। देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गुड्स और एसेट में फर्क होता है। गुड्स का मतलब वो सारी थिंग्स है जो आप रीसेल पर्पज के लिए लेकर के आए हो, यानी जिसके अंदर आप डील करते हो, वो आपका बिजनेस जिस थिंग का है वो आपके लिए गुड्स है। क्लॉथ मर्चेंट के लिए क्लॉथ आपकी गुड्स है, तो क्लॉथ मर्चेंट के लिए क्लॉथ की परचेज कहलाएगी परचेज, और फर्नीचर कहलाएगा असेट। ठीक है, अगर वो फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे आप, ना कि परचेज अकाउंट। ठीक है, तो गुड्स के पर्पज से आपका परचेज अकाउंट कब जाएगा, जब आप गुड्स परचेज करते हो, वहां पे कभी भी गुड्स अकाउंट नहीं जाता है, परचेज अकाउंट ही जाता है जब गुड्स परचेज करते हो। जब गुड्स सेल करते हो तो सेल्स अकाउंट जाएगा। सेम वे अगर आपके पास वो सामान आप रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ये आपकी तरफ से बाहर जा रही है, रिटर्न आउटवर्ड। और जब आपके पास वापस आ रहा है सामान, यानी आपके पास आ रहा है रिटर्न इनवर्ड, अंदर की तरफ आ रहा है, इसीलिए उसको रिटर्न इनवर्ड भी बोल देते हैं, सेल्स रिटर्न भी
बोल देते हैं। यानी गुड्स टर्म आपकी जर्नल एंट्रीज में यूज नहीं होती, ठीक है। और अगर बाद यस में मैम। लास्ट में आपके पास कोई सामान बचता है तो वो स्टॉक अकाउंट में इंक्लूड हो, ठीक है। कल हम यस मैम। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे आपकी प्रॉपर जर्नल एंट्री कैसे बनेगी कैसे नहीं। इस यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नो नो मैम। मैम। ये समझ आ रहा है? यस मैम। प्रॉपर तरीके से आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। कुछ भी डाउट है तो मुझे बता देना भाई कि मैडम ये तरीका चेंज कर